Welcome, dear students, to the discussion on CSAT paper 2024. In this part, we will be solving the questions from reading comprehension. इससे पहले भी हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए। आपको बताया था हमने कि जो क्वेश्चन जहाँ पे अजम्पशन पूछता है, लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस पूछता है, उनके अंदर हमको आंसर कैसे निकालता है। तो अब ट्राई करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमने आप ही की तरह पेपर को 2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करी और वहीं से जो हमको लगता है कि मोस्ट प्लॉजिबल ऑप्शन जो यूपीएससी मान सकता है उनको हमने आंसर माना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैंने पैसेज पढ़ लिया है, तो आई विल बी कमिंग डायरेक्टली टू द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। पहला ऑप्शन बोलता है द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। तो सोलिली तो उसने कहीं बात ही नहीं करी ऐसी, ठीक है। और वहीं पे सोलिनी जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। पैसेज भी इस तरफ इंडिकेट नहीं करता। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। तो इस तरफ ये बोल भी रहा है। हमारी तीसरी लाइन में उसने बोला है कि फूड प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली, और उसके बाद भी उसने काफ़ी बात करी है फूड वेस्टेज की। तो डेफिनेटली सेकंड इज द करेक्ट। रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट, बिल्कुल ये बात बोली गई है पैसेज के अंदर। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। तो ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया बी। अगर आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पैसेज पे ध्यान नहीं भी देते तो भी इसका आंसर आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 1 और 4 जो है वो दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है विच आर लेस लाइकली टू बी करेक्ट। अजम्पशन देखते हैं नेक्स्ट वाला। द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। ये तो बिल्कुल पैसेज यही बात कर रहा है पूरी जगह कि जो फूड 1/3 ऑफ द ग्लोबल फूड जो है वो जो वेस्ट हो रहा है, इसके लिए हमको कुछ ना कुछ री इमेजिन करना पड़ेगा कि इसको, इस लॉस को, इस वेस्टेज ऑफ फूड को हमको कैसे ठीक करना है। सेकंड बोल रहा है इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो सिटीजन्स के लिए तो उसने बात ही नहीं करी है, इन जनरल वो बता रहा है। तो यहाँ पे ये आंसर भी गलत हो जाता है। वैसे भी ऑल जो है एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इन केस में। क्वेश्चन नंबर 3 इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, देखते हैं। सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, बिल्कुल सही बात है। थर्ड लाइन में देखें, हायर इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल बैंक आर सपोज टू हेल्प मोस्ट मॉडेस्ट फिस्कल ऑस्टेरिटी बिकॉज टू मेंटेन स्टेबल डेट while paying more to borrow governments must cut spending or raise taxes without the fiscal backup। ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे। विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। तो वो ही बात है कि सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। वन वे इन्फ्लेशन डाउन नहीं हो सकता, बजटरी बैकिंग की जरूरत है। दूसरा, द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द फिजिकल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल इसने बात बोली है कि फिजिकल पॉलिसीज बहुत हद तक, जैसे कि इसने बात बोली है हमारे लास्ट 5th लाइन में, गवर्नमेंट्स टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेट सर्विस कॉस्ट। तो गवर्नमेंट की जो बाइंग है, टैक्सेशन है, ये सब ये कहीं ना कहीं फिजिकल पॉलिसीज में हमारी बोरिंग और टैक्सेशन आता है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को अफेक्ट करती है। तो ये आंसर भी सही है, आंसर इज सी। फोर्थ, अजम्पशन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है फिजिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो ये पूरे पैसेज में सामंजस्य बनाने की बात कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बीच में, तो सोलली रिस्पॉन्सिबल कोई एक नहीं हो सकता। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कहीं ये बात नहीं कही गई है, और इन जनरल भी ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो गया हमारा डी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सेट ए हम लेके चल रहे हैं। लॉजिकल और रैशनल इन्फरेंस पूछा है इसमें भी। पहला पूछता है करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है देखते हैं। पूरे पैसेज में उसने बात करी है कि एक सिस्टम्स अप्रोच की। सिस्टम्स अप्रोच के अंदर क्या है, सोशल, स्पेशियल, कल्चरल डिजायरेबल्स इनटू मैथमेटिकल मॉडल। तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस इस सिस्टम अप्रोच के अंदर आ रही है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है। दूसरा बोल रहा है इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं कही है। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है सिटी प्लानिंग के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं की। इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज अ लोकल अफेयर विद अ क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड। ये प्रॉब्लम है हमारे देश में, बट पैसेज में इसके बारे में कहीं बात नहीं कही गई है।
With high density of population and widespread poverty in our urban areas, planned development in them is very difficult. नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों पैसे सॉल्व करवाते वक्त कि जब भी कोई लिमिटिंग स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, तो वो कभी ऑप्शन नहीं हो सकता। रीजन बिंग कि कोई यूपीएससी कोई क्वेश्चन को चूज करता है तो कुछ ना कुछ एक हुक लाइन होगी, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट होगा उसके अंदर, जो एग्जामिनर जिसकी वजह से उसने इस पैसेज को उठाया, तो वो कभी भी कोई नेगेटिव और लिमिटिंग स्टेटमेंट को ऑप्शन में आप देखोगे कि आंसर नहीं बनता। अगर आप पिछले 10 साल के 20 साल के भी देख लोगे तो आपको दिखेगा कभी आंसर नहीं बनता। तो इस बेसिस पे भी आप सही आंसर पे आ सकते थे विदाउट मच एफर्ट। 12वां है अजम्पशन। इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलेवेंट टू द मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। ये अगर हम लिटरली पैसेज पे जाएं तो मुझे नहीं लगता ये पैसेज में कहीं बात हुई है, और हम इसको कहीं अज्यूम भी कर सकते हैं कि इंडिया को नए अर्बन प्रोफेशनल की ज़रूरत है। ऐसा कहीं उसने कहीं नहीं बोला। उसने सिर्फ सिस्टम्स अप्रोच की बात करी है, लास्ट में बोला है कि प्लानिंग इंडिया में और वेस्ट में डिफरेंट है। तो आई डोंट थिंक कि ये अज्यूम्पशन हो सकता है। दूसरा, इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम अप्रोच। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात ही नहीं हुई है कि इनकी कैपेसिटी है कि नहीं है। ठीक है, इसमें आप ये भी ध्यान रखें कि इन जनरल भी ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। तो जब इन जनरल ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता तो कोई पढ़ा लिखा इंसान इसको अज्यूम करके कोई चीज़ कैसे लिख सकता है। हमेशा ये चीज़ भी ध्यान रखें, जब भी कंफ्यूज हो जाए अजम्पशन के अंदर ये ध्यान रखिए, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान, कोई नॉलेजेबल इंसान ने ये एस्से या फिर कोई पैसेज लिखा है तो वो कभी भी इतनी नैरो माइंडेड या फिर इतनी लिमिटेड इंटरप्रिटेशन नहीं ले सकता किसी चीज़ की। तो ये सोच के भी हम डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। नॉट अब दूसरा हमारा पैसेज है, इसके बाद है 13वां क्वेश्चन। ये पूछ रहा है सेंट्रल आइडिया के बारे में। कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट इन जनरल ठीक है, बट सेंट्रल आइडिया ये हमारा पैसेज का नहीं है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया में क्या बात कर रहा है कि नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। When anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinion, they are effectively buying a louder voice. तो लाउडर वॉइसेस जो आपको सोशल मीडिया में दिखती हैं वो कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकती हैं। तो जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है ये ज़्यादा बेहतर बन रहा है इसके साथ। सोशल मीडिया आर नॉट आइडल और मॉरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट्स बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। ये सेंट्रल आइडिया इमर्ज होकर आ रहा है। वहीं पे हम सी को देखें तो वो बोल रहा है कि सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। डी स्टेटमेंट बोल रहा है इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। तो ये भी गलत है। वेल इन्फॉर्म सोशल लाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे तो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो वॉइसेज हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर नैरेटिव बिल्ड करना है, तो उसी नैरेटिव की आपको दिखेंगे कि बातें ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, 14th अजम्पशन की बात कर रहा है इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। बिल्कुल सही बात है, एक सेक्शन ही अपनी वॉइस को रेज कर पा रहा है तो इट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री। बिल्कुल कर सकता है एडवर्सली अफेक्ट, अगर वन साइडेड एनालिसिस लोग देख रहे हैं तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, ये भी अजम्पशन की बात कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक पैसेज है, इसमें बात की गई है रीडिंग प्रॉब्लम की हमारे देश में, जो लिटरेसी की प्रॉब्लम है। पहला स्टेटमेंट बोलता है फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन गवर्नमेंट। इन जनरल भी ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि पेरेंट्स का बड़ा रोल है, गवर्नमेंट का कम है। ठीक है, ये बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है कि पेरेंट्स भी कहाँ से आ रहे हैं और पेरेंट का बैकग्राउंड भी क्या है। अगर पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन, उनको कभी मौका नहीं मिला पढ़ने का, तो उनका रोल बहुत बड़ा नहीं हो सकता। वहाँ पे वेलफेयर स्टेट का रोल आ जाता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पेरेंट्स का ज़्यादा रोल होगा एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। और बात भी नहीं कही है हमारे पैसेज के अंदर ऐसी। स्कूल करिकुलम दैट कन्फॉर्म्स टू टुडेज रिक्वायरमेंट एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री मे एड्रेस इश्यूज ब्रॉट आउट। ऐसा तो उसने पैसेज ने कहीं नहीं बोला कि यूनिफॉर्म करिकुलम लेके आना है। यूनिफॉर्मिटी कभी भी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता किसी प्रॉब्लम का, क्योंकि एक आदिवासी क्षेत्र से आया बच्चा और एक अर्बन सेटअप पे पैदा हुआ बच्चा, दोनों को सेम करिकुलम आप पढ़ा रहे हो, तो ये आप उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हो उस बच्चे के साथ, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा। जिन बच्चों से एक अर्बन बच्चा रिलेट कर पा रहा है, वो किसी शॉपिंग मॉल के एग्जाम्पल से रिलेट ही नहीं कर पाएगा कभी। वो फॉरेस्ट के एग्जाम्पल से जरूर रिलेट कर पाएगा। तो एक सेम करिकुलम नहीं हो सकता। 22वां सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इशू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्कूल चिल्ड्रन। तो ऐसा कहीं पैसेज में बात नहीं की है कि इरेडिकेशन से
परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। मॉनिटरी इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स इज अ स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव दी चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, नहीं, पैसेज में मॉनिटरी इंसेंटिव्स की बात नहीं हुई है। Public policy should ensure that competencies and achievements of young people are aligned with their expectation। तो हाँ, ये बात हुई है इसके अंदर, एक्सपेक्टेशंस की बात पैसेज के अंदर हुई है, तो ये हमारा क्लोजली बैठ रहा है। डी देखते हैं, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस सम स्कूल पास आउट्स गो बैक टू एग्रीकल्चर। तो फिर ये एक कहीं ना कहीं लिमिटिंग स्टेटमेंट है कि जब तक कुछ लोग एग्रीकल्चर तक नहीं जाते तब तक हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट हमको पहले ही बताया आपने कि ऐसे स्टेटमेंट कभी सही नहीं होते, और पैसेज भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। आते हैं नेक्स्ट पे, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट साइंस हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वाला पैसेज है हमारा, इसका एक पेज हमारा मिसप्लेस हो गया, तो शायद ये पेज इसका क्वेश्चन है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 23 है। अब देखते हैं, ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट साइंस। ऑथर क्या सोचता है साइंस के बारे में? पहला, साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट। तो ऐसी कुछ बात नहीं बोली है कि साइंटिस्ट की कमिटमेंट को करो, उसने तो बोला है कि साइंस के बाद एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गलीलियो और न्यूटन के टाइम पे साइंस को एज अ अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड लिखा जाता था, उसको सिर्फ ये माना जाता था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंस इज टू टेल द ट्रुथ, जो भी नेचर के लॉज हैं उनके बारे में सच्चाई बताना, जो चीज़ जैसी है वैसे बताना। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक साइंस के अंदर सोशल एंटरप्राइज वाला एलिमेंट आया, इसकी बात कर रहा है, तो ये सही नहीं हो सकता। बी बोल रहा है साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस, नहीं, साइंटिफिक अवेयरनेस की बात नहीं कही गई पैसेज में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय एडवांसमेंट इन साइंस, ठीक है, ये स्टेटमेंट इन जनरल ठीक है, बट ऑथर की थिंकिंग को ये नहीं बता रहा। ऑथर की थिंकिंग को हमारा डी स्टेटमेंट बता रहा है, साइंस मस्ट परस्यू ट्रुथ बट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। तो साइंस का जो ट्रेडिशनल हमारा जो रोल देखा गया था कि ट्रुथ को डिस्कवर करने का, वो तो उसको करना ही चाहिए, बट साथ में सोशल वेलफेयर के एलिमेंट पे भी उसको ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा असेंस को कैप्चर कर रहा है थिंकिंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था 23 था, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड जी, इसके बाद हमारा पैसेज है क्वेश्चन नंबर 31 पे, ये भी साइंस के ऊपर है और साइंस और मैनकाइंड के रिलेशनशिप पे है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एम्फेटिकली कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। मतलब जो डायरेक्टली ऑथर की टोन से निकल के आ रही है उस चीज़ को सही मानना है। विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे। ये स्टेटमेंट इन जनरल भी ठीक नहीं है, और वैसे भी ये पैसेज में कहीं बात नहीं की कि मैनकाइंड एग्जिस्ट नहीं करती अगर साइंस नहीं होती तो। इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन दिस डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। तो ऐसी भी कहीं पास नहीं की गई है पैसेज के अंदर। इसने तो ये बोला है कि द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। In this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. Like most epigrams, its power lies in emphasizing, by contrast, an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relationship between science and mankind, and to treat the former as some abstract third party, which can sometimes be praised for its beneficial influences, but frequently and conveniently blamed for the horrors of the war. Science and mankind cannot be diverse from time to time at man's convenience. Yet we have seen that, in spite of countless opportunities of improvement, the opening years of the present period of civilization have been dominated by international conflict. Is this the inevitable result of progress of science, or the fault lies anywhere? तो पैसेज बात कर रहे हैं कि जो बाद में जो प्रॉब्लम्स आई है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, उनके अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट का नेगेटिव इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें आपको साइंस को ब्लेम नहीं कर सकते। साइंस और मैनकाइंड का एक रिलेशनशिप रहा है, और इसके अलावा और भी फैक्टर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट में उसने बोला इज दिस द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस और डज द फॉल्ट लाइज एनीवेयर एल्स, कि साइंस में फॉल्ट है कि साइंस का यूज कैसे हुआ है इसमें फॉल्ट है। तो पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, आंसर आ गया डी। फिर बोलता है अजम्पशन ड्रॉ करने के लिए इसी पैसेज पे, द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस, नहीं, इसने लास्ट में बोला है कि ये
साइंस की प्रोग्रेस का रिजल्ट है या फिर फॉल्ट लाइन कहीं और है, पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया। The aspect of truth likely to be overlooked is that science is what man has made it। ये बिल्कुल भाई सही बात है, जैसे हमने अभी बात करी कि साइंस आज क्या है, उसका क्या यूज़ है, ये मैन के यूज़ पे डिपेंड करता है कि मैन उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ए और सी में, बट आप पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्या बोल रहा है। ओनली विद लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड ओपनिंग ऑफ हिज वेयर्स on many a beach where his language is not spoken, will the merchant come to know the worth of what he carries, and what is parochial and what is universal in his choice. Such delicate goods as justice, love, and honor, courtesy, and indeed all things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled, and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in foreign land. And the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि वो एक्सप्रेस डिफरेंट तरीके से होती है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। 33 के बाद अपना आता है क्वेश्चन 41। ये लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है हमको, देखते हैं। इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग रादर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज। तो ये पैसेज में बात की गई है, ठीक है। इसने बोला है कि कन्वेंशनल क्लासरूम्स के अंदर फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है, लर्निंग इफेक्टिवनेस पे ध्यान नहीं देते, फिक्स ड्यूरेशन होता है, तो पहला सही है। दूसरा, कन्वेंशनल क्लासरूम्स एनकरेज वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच एंड स्टैम्प आउट ऑल डिफरेंशिएशन। ये भी बात बोली गई है कि लास्ट में बस फ्यू लर्नर्स शाइन करते हैं, सम सर्वाइव करते हैं और रेस्ट आर लेफ्ट बिहाइंड। रीज़न क्या है उसका कि जो डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स हैं उनकी नीड को ध्यान में नहीं रखा जाता, एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच फॉलो की जाती है। तो आंसर हो गया सी। 42 बोलता है अजम्पशन ड्रॉ करने के लिए, एज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन आर कंट्री आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इंडिया डज नॉट नीड टू चेंज इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कहीं नहीं बात की गई, बल्कि पूरा पैसेज बात कर रहा है कि कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम में कितनी प्रॉब्लम है, तो ये गलत। दूसरा बोलता है इवन विद प्रेजेंट conventional classroom system of education, India produces sufficient number of skilled workers to fully realize the benefit of demographic dividend। बिल्कुल गलत है बात, करंट सिस्टम की वजह से ही तो हम, जिसने लास्ट बोला ना, दिस इज हाउ वी एंड अप विद 10% एम्प्लॉयबिलिटी इन आर ग्रेजुएट्स आफ्टर अ डेकेड एंड हाफ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो अगर ये सही होता तो फिर 10% एम्प्लॉयबिलिटी क्यों होती। नेक्स्ट आता है काफ़ी अच्छा मैसेज है। When a child reaches adolescence, there is apt to be conflict between parents and child, since the latter considers himself to be now quite capable of managing his own affairs, while former are filled with parental solicitude, which is often a disguise for love of power। तो पेरेंट्स जो है वो पावर के लव में है, वो बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ नहीं पा रहे, ऐसी बात कर रहा है। पेरेंट्स कंसिडर यूजुअली that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province। भाई बच्चे को जितनी भी नैतिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उनका ही क्षेत्र है, कि भाई पेरेंट्स को ही वहाँ पे इंटरवीन करके उसको गाइड करना पड़ेगा। The options they express however are so dogmatic, और फिर उसके बाद जो ऑप्शन बताते हैं पेरेंट्स वो इतने डॉगमेटिक है, एक इतने रूढ़िवादी पुराने हैं, that the young seldom confide in them। यंग लोग जो है उनको शायद ही कभी वो ऑप्शंस समझ में आते हैं, एंड यूजुअली गो देयर ओन वे इन सीक्रेट, इसलिए वो आखिर में लास्ट में अपने वे पे ही चले जाते हैं। अब क्या बोल रहा है मैसेज, क्या अजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं। द अडोलेसेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल विद हिज पेरेंट्स बिकॉज दे टेंड टू बी डोमिनेटिंग एंड असर्टिव। ये बिल्कुल सही है। जो हमारा पैसेज है ये बोल रहा है कि while the former are filled with parental solitude which is often a disguise for love of power। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The adolescent of modern times does not have respect for parents। नहीं, ऐसा कहीं नहीं बोला कि पेरेंट्स के लिए रेस्पेक्ट ही नहीं है उनके मन में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग अडल्ट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
इसने यही बोला है कि पेरेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल एजेंट्स का रोल समझते नहीं है। वो सब उनको लगता है कि सिर्फ अलोन वो ही जो जो भी उनकी चाइल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मॉरल प्रॉब्लम्स, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। सेकंड बोल रहा है, व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलेसेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट इन देयर लाइफ इज अननेसेसरी। तो ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ही अननेसेसरी है। मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिली आर नॉट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन प्रॉपर्ली, ऐसा भी नहीं बोला कहीं पे भी। इन मॉडर्न सोसाइटीज adolescents टेंड टू बी stubborn, disobedient and careless, नहीं, ऐसा कहीं नहीं बोला कि जो adolescents है वो stubborn होते हैं, disobedient होते हैं। तो ये आंसर भी हमारा गलत हो गया, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, प्रैक्टिकल रैशनल पर्पस की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है, इट इज चीप एंड प्रैक्टिकल मेथड टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन एट कमर्शियल लेवल फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। तो एक सिंपल बात की गई है, व्हेन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट पम्प्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स इनटू अंडरग्राउंड बसाल्ट रॉक्स, basic chemistry took over. The acidic mixture dissolved rocks, calcium and magnesium and formed limestone. By simple chemistry took place. Basically, carbon dioxide is converted into stone, exclaimed the scientist. तो इसके बेस पे क्या हम प्रैक्टिकल सजेशन ले सकते हैं कि एक चीप और प्रैक्टिकल मेथड था? नहीं, हमको नहीं पता कि चीप था कि प्रैक्टिकल था कि नहीं था, ये कुछ हुआ है ये पता है हमको, कुछ केमिस्ट्री हुई है। दूसरा कहता है, दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। हाँ, ये तो हो सकता है, उसने बोला ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को पंप किया गया। तीसरा कहता है, बसाल्ट रॉक कैन बी मेड अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स बाय दिस मेथड। नहीं, ये तो बहुत फार फेस्ड बात हो गई। गुड रॉक डिजॉल्विंग एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नहीं, ये गुड होगा कि बैड होगा ये भी पैसेज में कहीं बात नहीं की गई, बस कुछ हुआ है ये बताया। और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई है तो हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का सजेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है 52, अजम्पशन क्या ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर कोचिंग है आपके वो कुछ डिफरेंट बोल रहे हैं, बट हम यूपीएससी के पास्ट ईयर के जो आंसर देने के पैटर्न है उसके ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हम आंसर यहाँ पे सी मान रहे हैं 52 के अंदर। अजम्पशन क्या बोल रहा है, जाइंट आइसबर्ग हैव अ बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन्स ऑफ सदर्न ओशन। बिल्कुल बात की गई है। इसने बोला है कि फाउंड दैट आइसबर्ग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग अप टू 20% ऑफ कार्बन इन सदर्न ओशन। और इससे पहले बात करता है फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी और ओशन सर्विस में। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी से आप अज्यूम कर सकते हो। मेल्टिंग ऑफ जायंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट वर्ल्ड फिशरीज। तो जब 20% कार्बन वो स्टोर कर रहे हैं, तो जब ये आइसबर्ग मेल्ट होंगे तो क्या क्लाइमेट चेंज इफेक्ट नहीं होंगे? बाकी आपकी कोचिंग्स ने इनको सही नहीं माना, बट वी अज्यूम दैट दिस इज करेक्ट, और ऑथर इज ऑल्सो अज्यूमिंग, दैट्स व्हाई ही इज मेंशन्ड द 20% फैक्ट। तो आंसर इज सी फ्रॉम आवर साइड। 53, प्रैक्टिकल मैसेज क्या दे रहा है, फार्मर्स कैन यूज कैटरपिलर्स टू फीड ऑन वीड्स इन देयर क्रॉप फील्ड्स प्लांट्स plantation. This finding can be helpful in development of clinically useful antimicrobial compounds. This finding can help in development of organic ecologically sustainable pesticide. Caterpillars can be genetically modified to be predators of other plant pests. अब देखिए, evolution has endowed caterpillars that feed on corn a unique ability. क्या है वो unique ability? They can induce the plant to turn off its defense against insect predators. This helps caterpillar to eat more and grow faster. The agent that causes this effect is caterpillar का feces or frass. The find could throw new light on compounds associated with plant response to pathogens like fungi or bacteria. तो सही बात यह है कि हमको एक सस्टेनेबल इकोलॉजिकल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाने में ये फाइंडिंग कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। तो दिस इज सी, ये सी हमारा सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहा है। इसके बाद काफ़ी क्वेश्चन ऐसे इजी भी पूछे गए थे, ये भी हमारी बस एक रीडिंग की का ही चेकअप था। जैसे कि 58 क्वेश्चन ये बोलता है, स्टेटमेंट, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ठीक है, क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे? ये भी हमारा इन्फरेंस ही ड्रॉ करना है हमको यहाँ पर। कंक्लूजन 1, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिल्क। नहीं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका मतलब ऑटोमेटिकली एक्सपोर्टर तो नहीं हो जाता, हो सकता है कि हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हो। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। नहीं, ये भी नहीं बोल सकते हम। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारी अपनी जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर लेते हैं, हो सकता है कि इंपोर्ट भी करते हो कहीं से। तो आंसर इसका हो जाएगा नीदर 1 नॉट 2। हमने इसको इसलिए डिस्कस किया है बिकॉज इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द इन्फ्रेंस वाला पार्ट। इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर
61 पे क्रक्स पूछ रहा है, रेस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। यही इसका क्रक्स है। जैसे पूरा पैसेज आप पढ़ लेंगे, रोबस्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन का वे होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ असर्शन होना चाहिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट बोथ थ्रू इट्स सर्कुलेशन इन एंड बाय द मीडिया एज वेल एज द आर्ग्यूमेंटेटिव आर्टिकुलेशन इन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो आंसर हमारा ए बन रहा है। बी गलत क्यों है कि फेक न्यूज़ सीम्स इनहेरेंट इन आइडियल लाइफ ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं बिल्कुल गलत। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं ऐसा तो कहीं नहीं बोला। इररेस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड इन आइडियल डेमोक्रेसी, नहीं ये बात नहीं कही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, प्रैक्टिकल मैसेज की बात कर रहा है। प्रैक्टिकल मैसेज क्या है इसके अंदर कि ये बोल रहा है कि नाउ डेज देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड टू यूज इंटरकनेक्टेड होम डिवाइसेस, ठीक है। तो और एज होम कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली नेटवर्क देयर होम्स, consumers increasingly network their home, the connected home devices manufacturers and providers will seek to overcome thin profit margin by gathering more of our personal data। तो मार्जिन तो कम ले रहे हैं वो प्रोडक्ट पे, बट गैदर कर रहे हैं हमारा डेटा जो हम डे टू डे एक्टिविटीज में जनरेट कर रहे हैं। Corporate marketers have a powerful incentive to observe consumer behavior to understand the buying needs and preferences of the device owners। तो इस तरीके से वो हमारे बाइंग नीड्स वगैरह को समझ सकते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नहीं हम ऐसा कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, और कंक्लूजन की बात भी नहीं करी इसने, मैसेज की बात करी है। प्रैक्टिकल मैसेज क्या हो सकता है, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड दस हेल्प्स इन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, नहीं ये फार फेच्ड मैसेज होगा कोई, ऐसे तो डायरेक्टली कोई बात नहीं की गई। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू होम यूजर्स एंड इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी नहीं होगी ये नहीं बताया उसने, इंटरकनेक्टेड होता है बस इतना बोला है। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स मे हैव प्राइवेसी रिस्क, बिल्कुल सही बात है। सिक्योरिटी रिस्क क्यों हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उनका डेटा गैदर हो रहा है, प्राइवेसी रिस्क भी इसीलिए हो सकता है, ठीक है। तो आंसर हो गया डी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63, बोल रहा है क्रक्स फाइंड आउट करने के लिए। पहला बोल रहा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इनमिकल टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग अ हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं की। पॉवर्टी इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉन्सिक्वेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं की गई। पैसेज बात कर रहा है ग्रीन ग्रोथ की और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की। हमको इसमें सबसे पहली बात कही गई है कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट वर्ल्ड के अंदर हमको कुछ रिसोर्स फ्रूगल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ढूंढनी पड़ेगी, इस पे बात हुई है। तो तीसरा आता है हमारा बेहतर, मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इज नाउ अ प्री रेक्विजिट अचीविंग अ स्टडी सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, बिल्कुल ये बात की गई पैसेज के अंदर, क्योंकि अगर ये हमने नहीं किया, रिसोर्स फ्रूगल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज नहीं डेवलप की, तो सिर्फ स्मॉल एलिट ही एंजॉय करेंगे अफ्लुएंस इन द मिड्स ऑफ सी ऑफ पॉवर्टी, ये बात की गई है लास्ट में। विद लार्ज पॉपुलेशन, रैम्पेंट पॉवर्टी, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ टुडेज वर्ल्ड, द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एंड इनइक्वालिटीज आर इनएविटेबल, बिल्कुल ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट कभी सही नहीं होते, और पैसेज में भी हमारे बात नहीं की। अब क्या आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 71 पे, प्रैक्टिकल और लॉजिकल मैसेज क्या है। बात कर रहा है पैसेज पोएट्री के बारे में कि पोएट्री कैसे एब्सोल्यूट ट्रुथ को क्लेम नहीं करती एज कम्पेयर टू साइंस और रिलीजन। साइंस भी कुछ ना किसी एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ लेके जाता है हमको, रिलीजन भी किसी एब्सोल्यूट ट्रुथ के जाता है, बट पोएट्री जो है वो हमेशा इस टायरनी ऑफ ट्रुथ, पैसेज कह रहा है टायरनी ऑफ ट्रुथ के खिलाफ रेजिलियंट तौर पे खड़ी होती है। तो अब देखते हैं मैसेज क्या है। इट इज़ द पोएट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकग्नाइज इन एंड एक्सेप्ट्स इम्परफेक्शंस इन ह्यूमन, बिल्कुल व्यक्ति जिसको एब्सोल्यूट ट्रुथ मान रहा है, कल को किसी नई नॉलेज के आने पर हो सकता है कि उसका एब्सोल्यूट ट्रुथ का जो कॉन्सेप्ट है वो डिमोलिश हो जाए। तो जो इम्परफेक्शन है ह्यूमन नॉलेज के अंदर, उसको पोएट्री रिकग्नाइज करती है। दैट्स वाई पोएट्री कॉन्ट्रडिक्शंस में भी एक सिम्फनी बनाती है कि कॉन्ट्रडिक्शंस भी बुरे नहीं है। दूसरा बोलता है ट्रुथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन एंड पोएट्री इज एनेथीमा टू ट्रुथ, नहीं ऐसा कोई नहीं बोला उसने। उसने बोला है कि साइंस और रिलीजन जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ लेके जाते हैं, बट पोएट्री जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ ट्रुथ्स की तरफ लेके जाती है। पोएट्री इज रोमांटिक, इमेजिनरी एंड इज अबाउट फीलिंग, वेयर इज साइंस एंड रिलीजन इज अबाउट ट्रुथ, नहीं ऐसा कहीं नहीं बोला। इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, टायरनी, बायगेटरी, पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो बच्चे ए और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर अगर आप शुरुआत की लाइनें और लास्ट की फिर लाइनें देखेंगे तो आप आंसर ए पे आ जाएंगे। जैसे कि
Poetry does not posit or expect any belief in absolute truth. These forces or individuals who claim to have absolute truth in their grasp tend to turn dictatorial and tyrannical. तो ये जो जैसे साइंटिस्ट और रिलीजन वाले लोग हों, जो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ लेके जाता है, वो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो डिक्टेटोरियल और टायरेनिकल हो जाए कभी. ट्रुथ यूजुअली डज नॉट एडमिट एनी कॉन्ट्रडिक्शन और इम्परफेक्शन. इन जनरल कभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता ट्रुथ के अंदर. इट इज यूनिटेरियन, वो सिंगुलर होता है. इट इज देयर फॉर नॉट ऑफ मच यूज फॉर पोएट्री. सिंगुलर ट्रुथ पोएट्री के लिए किसी काम के नहीं है, ज़्यादातर इस्तेमाल के नहीं है. पोएट्री अबाइड्स बाय द प्लूरलिटी ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस. Perhaps poetry follows reality which is plural, anachronistic, and full of contradiction. Against the tyranny of truth, poetry remains a partisan of democratic reality. Against arrogance of power, wealth, and hierarchy, poetry purposes with humility and defiance. तो ह्यूमिलिटी की जहाँ बात की गई है, तो ह्यूमन इम्परफेक्शंस को पोएट्री रिकग्नाइज करती है, साइंस और रिलीजन नहीं करते. ये इसने मैसेज बोला है. 72 आते हैं अजम्पशन के ऊपर. ये बात कर रहा है नेचर में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसके बारे में. द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, इट फ्लॉन्टेड इट्स पेटल एंड स्प्रेड इट्स परफ्यूम टू अट्रैक्ट एन इंसेक्ट. वो पर्पस था, कोई पर्पस को फुलफिल करने के लिए उसने अपना वो परफ्यूम टाइप में रिलीज किया, इंसान को फ्रेग्रेंस देने के लिए नहीं. द इंसेक्ट कैरीज द पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर सो दैट पोलन इज नॉट कैरिड अवे बाय विंड एंड दस नॉट वेस्टेड. वॉट वी कॉल द फ्लावर्स ब्यूटी इज मेयरली अ बाय प्रोडक्ट एंड अ ह्यूमन इन्वेंशन. तो ये जो हम ब्यूटी और फ्रेग्रेंस के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ह्यूमन इन्वेंशन है. दे आर नॉट इन नेचर. द परफ्यूम इज नॉट देयर टू प्लीज अस, इट प्लीजेज अस बिकॉज इट इज देयर एंड वी हैव बीन कंडीशन. तो मेंटल कंडीशनिंग जो ह्यूमन ने कर ली है उसके बारे में बात की है. पहला क्या बोलता है, द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव दैट फ्लावर आर क्रिएशन ऑफ नेचर्स लग्जरी. नहीं, लग्जरी क्या होती है, जिसका कोई प्रैक्टिकल पर्पसफुलनेस नहीं होती. जो आज फ्लावर की फ्रेगनेंस है, इसका एक प्रैक्टिकल पर्पसफुलनेस है कि उसको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है. तो नेचर लग्जरी नहीं है ये, तो इसका यूज़ है, प्रैक्टिकल यूज़ है. द ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर्स एक्सेप्ट एज थिंग्स ऑफ ब्यूटी. तो कहीं नहीं बात की गई है, बल्कि उसने तो बोला है कि ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ही ह्यूमन मेंटल कंडीशनिंग से आया है. तो आंसर हो गया हमारा डी. सो दोस्तों, इसके साथ हमने सारे पैसेज सॉल्व कर लिए. आई होप पैसेज इस बार काफ़ी रिलेटिवली ईजियर थे, बट आपको ये ध्यान रखना था जो हमने पहले आपको बताया था हमारे टेक्स्ट के अंदर कि अजम्पशन के अंदर किन चीज़ों पर ध्यान रखना है. पैसेज में जल्दी हमारा आंसर, देखो पैसेज में आंसर निकालना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट जल्दी हम पैसेज को कैसे सॉल्व करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है. तो हमने आपको जो ट्रिक्स बताई थी कि हमेशा किसी भी लिमिटिंग स्टेटमेंट पे, नेगेटिव स्टेटमेंट पे कभी भी अपना ध्यान उसमें ज़्यादा वेस्ट ना करें. अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो प्लीज़ उसको वेरीफाई करें किसी न किसी लाइन से, जो पैराग्राफ जो हमारे पैसेज के अंदर है. और अगर वहाँ पे कोई एक्सप्लिसिटली कोई बात की गई है तभी उस तरफ हमारा डायरेक्शन जाना चाहिए, अदरवाइज हम उसको डायरेक्टली भी रिजेक्ट कर सकते हैं. इस तरीके से आप पैसेज को जल्दी सॉल्व कर सकते थे. अगर आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. थैंक यू.